जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट 8 पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और इसके अचीवमेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में एमपीपीएससी का सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है और बहुत सारी यूनिट्स जो है ऐड की गई थी। इसमें एक यूनिट 7 ऐड की गई थी जो हमें थोड़ा सा टफ लगता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जिनके पास भी थोड़ा सा टाइम है 30 मिनट 35 मिनट, वही इस वीडियो को देखें। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें। अगर टाइम पास करने के लिए आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं, और आप अगर एमपीपीएससी के लिए सीरियस नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखिए। ठीक है, तो अगर आप लोग सीरियस हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में पढ़ने के लिए। हम सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कवर कराएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम में जो इसरो से रिलेटेड आने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा इस यूनिट के और भी 7 जो पार्ट्स हैं उन्हें आप देखने की कोशिश कीजिए। हम यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस तरह से कंप्लीट करवाएंगे कि हमारे पास सिर्फ करंट से रिलेटेड चीज़ें बचेंगी जो हम करंट में आपको कवर करवाएंगे। उसके अलावा जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं, इवन हमने इसरो के जो करंट जो है आपके मिशन है वो जो आने वाले हैं, जो फ्यूचर में आएंगे, उनको भी इस वीडियो में पूरी तरह से कवर कर दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे आपके और साथी लोग हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है और जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जिनके पास पैसे नहीं कोचिंग लेने के लिए। मैं एक चीज़ आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि एमपीपीएससी प्री के लिए आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से आप एमपीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं, प्री को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो हमारा सिलेबस दिया यूनिट 7 में, उसमें दिया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे देखिए, हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो करीब 100 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में है, बट हम साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे इनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में बात करें, बाद में हम CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपका DRDO के बारे में हम बात करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात करेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के बारे में बात करेंगे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ज़्यादा जरूरी चीज़ें मैंने इसमें कवर की है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूंगा, जितना आपको जरूरी है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको उसको ही याद करना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है आपको। बस उसके अलावा बस एक रीडिंग मारनी है। बट जितनी चीज़ आपको बोल दूंगा इंपॉर्टेंट या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी बोल दूंगा उस चीज़ को आप मार्क कर लीजिए, या आप नोट्स बना लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई और हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे आपको पता है अमेरिका की नासा है, वैसे ही इंडिया की इसरो है। 1969 में ये फाउंड हुई थी। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड की जो 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है उसमें आती है। ठीक है, मतलब आप इंडिया, यूरोप, जापान, चाइना और ऐसे करके 6 कंट्री जोड़ेंगे तो इंडिया का भी इसरो का नाम उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इसके हेडक्वार्टर की। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो इज द स्पेस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिस चीज़ को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको आपको जरूर याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। इसके हेडक्वार्टर को आप याद कर लीजिए, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था ये याद कर लीजिए, और उसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अभी किसके पास है, कौन से मिनिस्टर हैं जिनके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। ठीक है, इसके बाद बात करें इनके चेयरमैन की, तो इनके चेयरमैन के सिवान जी हैं। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी अगर आप बीपीएससी का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, इनका नाम पूछा गया था उसमें। ठीक है, उसके बाद इसरो के चेयरमैन, इसरो का जो फंक्शन है किस किस एरिया में फंक्शन करता है।
तो सबसे पहली बात ब्रॉडकास्टिंग, कुछ चीज़ आपको ब्रॉडकास्ट करनी है, कुछ आपको न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी है, तो उसके जो सैटेलाइट होते हैं उसमें काम करता है। वेदर फोरकास्टिंग, आपका कब इंडिया में रेन होने वाली है, कब आपका इसके बाद आपका बाढ़ आने वाली है, ये सब में थोड़ा असिस्ट जो करते हैं ये इनके ही सैटेलाइट है, इसरो के। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया अर्थक्वेक हो गया, आपका बाढ़ आने वाली है, ये सब जो होते हैं डिजास्टर में आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन, किसी जगह की ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हिल वहाँ पे कहाँ पे है, मैदान कहाँ पे है, या आपका प्लेटू कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन के लिए जो आप लोग जीपीएस यूज करते हैं, उस तरह इसरो का भी आ चुका है, मैं आपको उसके बारे में बात करूँगा, आज नहीं बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम जो और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे उसमें पूरी डिटेल में बताएंगे। उसके बाद हम कार्टोग्राफी, मैप्स जो होती हैं, टेली मेडिसिन के लिए आपको, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन, पढ़ाई के लिए जो आप नेट से यूज करते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, ये इसके ही सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, कैसे बना था ये इसरो। तो इसरो जब सबसे पहले बना था, सबसे पहले इसका नाम इसरो नहीं था, इसका नाम था पहले इनकोस्पार, मतलब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये इस्टेब्लिश हुआ था जवाहरलाल नेहरू 1962 में इस्टेब्लिश किया था, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर था, बाद में ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आया। तो ठीक है, ये याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अर्लियर जब ये बना था 1962 में, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में था। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ स्पेस रिसर्च कहते हैं इनको, इनका बहुत बड़ा रोल था इसको सेटअप करने में, इसरो को, इसलिए इनको फादर ऑफ स्पेस कहते हैं, स्पेस रिसर्च, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें तो इनकोस्पार जो हुआ आपका कहाँ पर सबसे पहले बना था, ये TERLS इसका नाम था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा में, जो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ठीक है। और स्पेस यूज टू, ये सबसे पहले यूज होता था। आज जो आपका श्रीहरिकोटा यूज होता है, पहले TERLS वो जगह थी, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जहां से पहले रॉकेट लॉन्च किया जाते थे। इसके बाद 1969 में इनकोस्पार का नाम चेंज करके इसरो कर दिया गया, इसलिए हम बोलते हैं 1969 में इसरो बनाया। मतलब इसरो 1962 से काम कर रहा था, बट वो दूसरे नाम से था, लेकिन 1969 में इसका नाम चेंज करके इसरो कर दिया, उसके बाद इसरो बन गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट किया गया 1972 में, और इसरो को इसके अंदर पार्ट बना दिया गया। मतलब 1972 तक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता था, बट 1972 में इसरो को आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ला दिया गया, ठीक है। तो ये अभी आप जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि स्पेस डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, तो ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जी के अंदर आता है, और डायरेक्ट इन्हीं को रिपोर्ट करता है। मतलब अभी नरेंद्र मोदी के अंदर ये आ रहा है, या इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद 1975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट वॉच कंडक्टेड, नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद इस फेस में फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेस इसरो द्वारा बनाया गया पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था, ठीक है, लेकिन ये रूस की मदद से लॉन्च किया गया था, उसका नाम आर्यभट्ट था। अनदर मेजर लैंडमार्क वाज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया था किसने, इसरो ने 1980s के टाइम पे, ठीक है। इसके बारे में जब हम लॉन्च व्हीकल के बारे में सारे डिटेल पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में, तो हम सारे लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेंगे, PSLV के बारे में बात करेंगे, SLV के बारे में बात करेंगे, GSLV के सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपको स्लाइड, इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि 1969 में इसरो बना था, और इसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका फादर कहते थे, और इसका पहला नाम इनकोस्पार था, बस, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अगर थोड़ा सा देख लें, सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, याद इसमें से कुछ नहीं, जो याद रखना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फैसिलिटी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम बेंगलोर, दो जगह पे है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में है, नेशनल एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी जिसको NARL भी कहते हैं, ये आपकी तिरुपति में है, NARL तिरुपति में है। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोल दूंगा याद रखना, आपको वही याद रखना है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग मेघालय में पड़ता है, ठीक है। मेघालय की कैपिटल ऑफ शिलोंग आपको पता होगा, तो यहाँ पड़ता है। इसमें आपको याद नहीं रखना, आपको बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से, मतलब इसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे ऊपर आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं स्पेस कमीशन, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, फिर इधर देखिए आपके जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी में आपके आता है क्या, PRL मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। उसके बाद NARL
NARL मतलब नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। उसके बाद NESAC मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो आपका शिलोंग में है। उसके बाद SCL मतलब आपका हुआ सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी जो इसके बारे में हमने बात किया है। उसके बाद IIST का मतलब आपका हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको ध्यान देखना, बस एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इन स्पेस आता है आपका। उसके बाद इसकी दो संस्थाएं, एक आती है एंट्रिक्स आती है, एक NSIL आती है। ठीक है, एक जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखिए इन दोनों का काम मैं आपको बता दूं कि एंट्रिक्स होता है कि जो भी आपका फॉरेन से, ठीक है, जो भी आपका फॉरेन से कोलैबोरेशन होगा या फॉरेन से जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगी, कहाँ से फंड आना है, कहाँ से फंड बेचना है, या किस कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करना है, या किस कंट्री के सैटेलाइट किस कंट्री के स्पेस स्टेशन से हमारा सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो काम करती थी एंट्रिक्स। लेकिन अभी इसमें एक और PSU जोड़ दिया गया जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपका है जो भारत, आप बोल रहे हैं ना कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके साथ जो भी डील करनी होगी NSIL का। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट आपको इतना याद रखना है, दो PSU में एंट्रिक्स आपका जो इंटरनेशनल के लिए है और NSIL जो सिर्फ नेशनल के लिए है। उसके नीचे आपकी इसरो काउंसिल आ जाती है। उसके बाद नीचे आपके बहुत आ जाते हैं, जैसे VSSC आ जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आ जाता है। उसके बाद आपका लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम आ जाता है। उसके बाद आपका सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर आ जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा इसके बारे में। URSC UR राव सैटेलाइट सेंटर, SAC, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, NRSC मतलब आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग, HSFC मतलब आपका HSFC के नाम से अगर देखें तो इसमें आपका आता है क्या, ह्यूमन स्पेस। तो इनके नाम किसी को याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारे आप चैनल से देखेंगे उनमें इनके नाम तो बताए गए, इनके साथ इनके कौन चेयरमैन उनके नाम भी बता दिए। कभी MPPSC इतना डीप में जाके नहीं पूछेगा, उसको भी पता है कि क्या क्वेश्चन किससे पूछने हैं। आपसे एंट्रिक्स पूछ सकता है, NSIL पूछ सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे इस स्लाइड में कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसमें जो मैंने बता दिया कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक समझाने के लिए था। उसके बाद हम बात करें कि लॉन्च फैसिलिटी और कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कहाँ होती हैं, तो हम बात करते हैं कि UR राव सैटेलाइट सेंटर जहाँ पे सैटेलाइट्स बनते हैं बेंगलुरु में, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक बेंगलुरु में, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, बहुत बार नाम सुना होगा, ये लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये भी सबसे पहला यही था जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये दो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैकिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटी। इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखना है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल हसन में है, क्योंकि ये MPPSC है, इसलिए इसका आपसे पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर बेंगलुरु में, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर आपका बेंगलुरु और फिर नया दो जगह पे, बट आपको इसमें क्या याद रखना है, मास्टर कंट्रोल सेंटर भोपाल हसन में पड़ता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, थोड़ी सी बात करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। IIRS जो है कहाँ पड़ता है, UPPSC में पूछा गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट अहमदाबाद में, कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। चलिए उसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, ठीक है। ये इसके अलावा आपके अम्बेडकर भी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, बट आपको मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ध्यान रखना है। ये आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूछ सकते हैं आपसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हेड ऑफिस कहाँ पे है, या MP में कहाँ पे पड़ता है, तो भोपाल में पड़ता है, या इनमें से कौन सी जगह नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पेस इनोवेशन सेंटर वीर सुरेंद्र शाही इंस्टीट्यूट, ये आपका बुर्ला संबलपुर में पड़ता है, संबलपुर आपको पता है उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा में। इसका रीजनल एकेडमी सेंटर फॉर स्पेस जो आपका पड़ता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, गुवाहाटी में है, और कुरुक्षेत्रा में है, और मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका पटना वाराणसी, ये कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको इसमें क्या रखना है, जो याद रखना मैं बता दूंगा, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए इसरो के अर्लियर अचीवमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते, क्योंकि अचीवमेंट्स भी सिलेबस में लिखा है, तो थोड़ा सा पहले के बारे में बात करें, याद नहीं करेंगे बट इसको थोड़ा समझेंगे बस, कि जो था RS-75 रोनी 75 जो था फर्स्ट इंडियन मेड साउंडिंग रॉकेट था इसका, और ये आपका TERS जो हमने पढ़ा था थुम्बा इक्वेटोरियल
रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वहाँ से 1967 में लॉन्च किया गया था। 32 किलो वेट था, ये कुछ भी याद नहीं रखना है। इसरो बिल्ट फर्स्ट 1975 में आर्यभट्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट ये लॉन्च किया गया था कहाँ से, सोवियत यूनियन। उस समय आपका ये लॉन्च किया गया था आपका कजाकिस्तान, आपको जगह पता है कजाकिस्तान। तब किसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, आपको पता है। तो वहां से लॉन्च किया गया था, इसलिए सोवियत यूनियन लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें द फर्स्ट इंडियन बिल्ट लॉन्च व्हीकल SLV-3, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या है SLV, क्या है PSLV, क्या है GSLV, सब पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि कैसे सबसे पहला आर्यभट्ट की हुआ, उसके बाद SLV-3 बना, उसके बाद आपका इसरो ने इनसैट लॉन्च किया। ठीक है, इनसैट लॉन्च किया जिसमें आपका क्या होता है, इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट जो होता है 1982 में। इनसैट B उसके बाद लॉन्च किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका जैसे PSLV हमने पढ़ा, मतलब पढ़ेंगे हम आगे, GSLV पढ़ेंगे, क्या होता है ये, Mark 2 Mark 3 LVM सब पढ़ेंगे, लेकिन आगे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है आपको कि कैसे इसरो की हिस्ट्री एक तरह से चली। इसरो ने अपना फर्स्ट लूनार मिशन, लूनार मतलब होता है चांद, जो चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है 2014 में, मिशन मंगल, आपने मूवी देखी है अक्षय कुमार की, तो ये इसी पे बनी हुई है, मार्स ऑर्बिटल मिशन पे बनी हुई है 2014 में। इंडिया उस समय पहली कंट्री बन गया था जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया था, किसमें फर्स्ट टाइम मेडन अटेम्प्ट, मतलब बिना कभी फेल हुए उसने पहला अटेम्प्ट किया था और सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो ये अपना 4th स्पेस एजेंसी बन गया था इंडिया, और पहला स्पेस एजेंसी बन गया था जिसने अपना मेडन अटेम्प्ट में ट्राई किया था। ठीक है, तो मंगलम मिशन, इसके ऊपर बता चुका हूँ कि आपकी मूवी बन चुकी है। इसरो हैज लॉन्च्ड मेनी स्मॉल सैटेलाइट मेनली एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए, आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी, टेक्नोलॉजी, पेलोड और यूथ सेट, कुछ भी इसमें याद नहीं रखना, बस आपको एक मैंने टाइमलाइन बताई है कि कैसे इसरो की हिस्ट्री चली, किसने रोहिणी कैसे डेवलप किया, आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट जो उसने सोवियत यूनियन के साथ किया, फिर SLV जो है आपका इसरो का पहला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसके बाद डेवलप हो गया PSLV, GSLV, उसके बाद Mark 3 Mark 5 सब आया। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, तो दूसरी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम इसरो के रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसरो का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, एकेडमिक सैटेलाइट है, बहुत सारे हैं, तो हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जिससे आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, जो जरूरी है मैं आपको बता दूंगा, उसके अलावा आपको सिर्फ एक बार नजर बस मारनी है। ठीक है, जैसे आपका GSAT है, ठीक है, ये आपका लॉन्च व्हीकल हरियाणा से, इंपॉर्टेंट नहीं है। GSAT 7 है, GSAT 11 है, GSAT 29 है, GSAT 6A है, GSAT 17 है, तो ये सब आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, GSAT अगर आ जाए कि किससे रिलेटेड है, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड, इतना याद रखना है आपको, ये कुछ भी याद नहीं रखना है कब लॉन्च किया गया था और कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था, कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाए किसी भी एग्जाम में। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब होता है जैसे आपका किसी जगह की पोजीशन को पता करना है कि कहाँ, वहाँ पे क्या माउंटेन है, वहाँ पे क्या प्लेटू है, यहाँ वहाँ पे क्या प्लेन्स है। इसके अलावा अगर हमें पता करना है कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, तो ये सब हम पता करते हैं, मानसून पता करते हैं, सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से करते हैं। ठीक है, इसमें आपका कार्टोसैट हो गया, कार्टोसैट 2 सीरीज हो गया, कार्टोसैट हो गया, रिसोर्स सेट हो गया, स्कैट सेट हो गया, तो ये सब है, इनका आपको याद नहीं रखना है, बस इतना आप याद कर लीजिए, स्कैट सेट का रिलेशन जो है वो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट से है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए दोस्तों, मैंने बनाया तो है पूरा, जिससे आप एक बार नज़र देख लें, बस PSLV आप बस देख लें, उतना आपको जरूरी नहीं है। ये PSLV हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे PSLV 43 या 45 48 ऐसे बढ़ता जाएगा जब जब ये ईयर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्चिंग है ये, बस ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नेविगेशन सैटेलाइट क्या होता है, नेविगेशन सर्व किस लिए, देखिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उनके लिए, अगर उनको अपनी पोजीशनिंग पता करना हो नेविगेशन, क्योंकि हवा में तो आपको पोजीशन नहीं पता, आप रोड पे चला रहे हैं तो आप इस चौक में पहुंच गए, इस रोड में, इस NH में है या स्टेट हाईवे में, आपको पता, बस हवा में एयर में उड़ रहे तो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपका नेविगेशन सैटेलाइट यूज आता है, जो आपकी एयरक्राफ्ट की पोजीशन बताता है अकॉर्डिंग टू किस जगह किस पोजीशन से आप कहाँ पे हैं, उसको सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, टू मीट द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया का एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट जो DGCA के अंदर आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मिनिस्टर हैं, एविएशन मिनिस्टर। तो DGCA के अंदर आता है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, CAR करके एक बुक होती है, रूल बुक होती है, उसमें लिखा रहता है क्या क्या से रूल फॉलो करने हैं। तो इसरो जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के आपका गगन सिस्टम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें। ठीक है, ये UPSC में क्वेश्चन पूछा गया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके देख लीजिएगा कि गगन सिस्टम जो है वो इसरो और किसने मिलकर बनाया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गगन। ठीक है, GAGAN,
गगन। इसका नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका नाम गगन, और इसको बनाया है आपका इसरो प्लस एएआई। जिन दो लोगों का कोलैबोरेशन होगा वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से। ठीक है, तो गगन इसरो और एएआई से मिलकर गगन आपका बना है। गगन सिस्टम है वो किसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जहाज को कैसे लैंड करना है, जहाज की कैसे पोजीशन पता करना है, उसके बारे में। टू मीट द यूजर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस बेस्ड ऑन द इंडिजिनियस सिस्टम, इसरो इज स्टेब्लिशिंग ए रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसको इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS बोलते हैं। ये भी, इसका भी काम क्या होता है कि जहाज की पोजीशन को बताता है कि जहाज की क्या पोजीशन है अकॉर्डिंग टू आपका अर्थ के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कितना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से किसी जहाज की पोजीशन क्या है। तो आपको गगन इसमें याद रखना है, किसने बनाया था ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट का मतलब होता है स्पेस साइंस, मतलब जो सैटेलाइट ऊपर जाके कुछ खोज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक, जैसे आपका एस्ट्रोसैट जो है 2015 में आपका लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से, और ये डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन के लिए डेडिकेटेड था। ठीक है, इसमें आपका सेलेस्टियल सोर्स जैसे एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रम बैंड्स जो होते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए था एस्ट्रोसैट। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एस्ट्रोसैट किस लिए, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान से रिलेटेड कि किससे एक्सरे ले निकलती है, किससे यूवी ले निकलती है, उनके बैंड क्या है, वो सब पता लगाने के लिए आपका क्या यूज हुआ था, एस्ट्रोसैट। उसके बाद मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसके बारे में हमने बात की है, मॉम के बारे में, जिसपे मूवी बनी है मंगलयान। द ट्रूली मेडन इंटर जो इसरो ने लॉन्च किया था 2013 में, और इसने 24 सितंबर 2014 को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लैंड कर दिया था। किस पे, आपका मिशन किस पे, मंगल पे, मार्स पे। ठीक है, तो ये हुआ था PSLV C-25 रॉकेट से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था और किससे रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड था, याद रख लें। उसके बाद बात करें चंद्रयान-1, इंडिया का पहला मून मिशन था ये, और करीब 11 साइंटिफिक पेलोड्स के साथ, जो आपका इंडिया, UK, USA, जर्मनी, बुल्गारिया और स्वीडन, इनके साथ इसको लॉन्च किया गया था। अनमैन्ड था, मतलब इसमें इंसान नहीं गया था, और द मिशन कंप्राइज ऑर्बिटर और इम्पैक्टर। ठीक है, PSLV C-11 से इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, और 100 किलोमीटर तक, और ये ऑर्बिट कर रहा था, हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम लूनर सरफेस, ये लैंड नहीं किया था। उसके बाद चंद्रयान-2 की हम बात करें, तो चंद्रयान-2 जिसके बारे में आपने देखा होगा, मोदी जी भी गए थे और ये मिशन फेल हो गया था आपका। इसमें जो था रोवर और लैंडर जो था, लैंडर लैंड नहीं कर पाया था, आपको पता है ना, यहाँ पर जो फेल हो गया था। मोदी जी गए थे उस दिन रात में 2 बजे, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था हम सक्सेस नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इमोशनल टाइम था ये चंद्रयान-2 वाला, जब इंडिया सक्सेस नहीं हुआ था अपना मून के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट की बात कर लेते हैं, जो पढ़ाई के लिए आपके हो जाते हैं। प्रथम उसमें इंपॉर्टेंट है सत्यभामा सैट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा सत्यभामा सैट किस टाइप का सैटेलाइट है आपका, तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट है। ठीक है, पढ़ाने के काम आते हैं। स्वयं, जुगनू और कैलमसैट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको बस नाम एक बार देख लीजिएगा, प्रथम है, सत्यभामा है, स्वयं है, जुगनू है और कैलमसैट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद स्क्रैम जेट की बात करते हैं, जिसको सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इंजन बोलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन अगस्त 2016 इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन टेस्ट। द स्क्रैमजेट इंजन यूज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या यूज करता है फ्यूल में, हाइड्रोजन को यूज करता है, और ऑक्सीजन जो है आपकी कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। तो आपसे पूछ सकता है स्क्रैमजेट इंजन जो होता है उसका फ्यूल क्या है, तो उसका फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंडेंस हाइड्रोजन होती है, बहुत कम टेम्परेचर पे इसको कंडेंस किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये हाइड्रोजन आपकी यूज आती है किसके साथ, आपका ठंडी होके ये इसको सिलेंडर में भर के यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। द टेस्ट वॉज द मेडन शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंट, इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन से किया था हाइपरसोनिक फ्लाइट, जो मैक 6, मैक का मतलब होता है आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड जो होता है, अगर स्पीड ऑफ साउंड आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो उसको 1 मैक कहते हैं। ठीक है, 1 मैक कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसरोज एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल ATV विच इज एन एडवांस साउंडिंग रॉकेट वॉज द सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन एट सुपरसोनिक, नहीं याद रखना है। द न्यू
propulsion system will complement ISRO's usual launch vehicle that would have longer flight duration. Not so important, but इसमें आपको याद रखना है कि स्क्रैम जेट में जो फ्यूल यूज होता है वो हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें हम थोड़ा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय इसरो। 2020 में स्पेस क्राफ्ट कौन कौन से लॉन्च किया इसरो ने, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। GSAT-30 लॉन्च किया था आपका 2020 17 जनवरी को, GSAT-30, जिसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में मैंने पहले ही बोला है, ऑर्बिट के बारे में व्हीकल और लॉन्च व्हीकल के बारे में अलग वीडियो आएगा, तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, बट यह ध्यान रखना है कि फ्रेंच गुयाना से आपका ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, और GSAT-30। और उसके बाद EOS-01 जो आपका 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है। CMS-01, ठीक है, CMS-01 जब भी आ जाएगा इसको आप GPS समझ लेंगे, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए होता है। ये 17 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। सतीश धवन स्पेस ये इंडिया से ही लॉन्च किया गया था, PSLV C50 पे, ठीक है, लॉन्च व्हीकल पे। और ये जो है एक्सटेंडर सी बैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फ्रिक्वेंसी के बारे में, तो इसका आने का चांस, ये 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट था इंडिया का, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, CMS। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे आगे के आने वाले मिशन क्या है इसरो के, ठीक है, जिसमें चंद्रयान-3 है, 2022 में करीब लॉन्च होगा चंद्रयान-2 मिशन के बाद। और द मिशन रिलेटेड सॉफ्ट लैंड, ये भी काम चंद्रयान मिशन जो 2 फेल हो गया है, ये वही उसी काम को पूरा करेगा। लैंडर आपका लैंड करवाने की हम कोशिश करेंगे चंद्रमा पे, और उसमें जो एक्सप्लोरेशन, उसमें क्या मिट्टी है, क्या मॉइस्चर है, क्या मतलब वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान-3 तो चंद्रयान-2 का जो सक्सेशन मिशन है। उसके बाद बात करें गगनयान, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेसलैंड मिशन जो है, जो लॉन्च होना था 2021 में, बट कोविड की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। 2022 दिसंबर के आसपास ये लॉन्च होने के चांस है, और जिसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा जो 2000 किलोमीटर पे धीरे धीरे स्पेस में घूमेंगे। गगनयान मतलब स्पेस में कहीं लैंड नहीं करेंगे, और 5 to 7 डेज आपके घूमते रहेंगे, और इसको ज्वाइंटली इसरो और HAL से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गगनयान इसरो और HAL का कोलैबोरेशन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद बात करें लूपेक्स का नाम है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद जाक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। 2024 में लॉन्च होगा। लूपेक्स किसके बीच होगा, तो आपका इसरो और जाक्सा मतलब जापान और इसरो के बीच लॉन्च होगा। मैंने पहले ही बोल दिया है कि जिसका कोलैबोरेशन उसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये पता करेगा आपका कि आपका वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, आपका जो है कि लूनर चांद के सरफेस पे वाटर पानी का पता करने के लिए भेजा जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आदित्य-11, आदित्य आपको पता है कि सूरज को कहते हैं, ठीक है, आदित्य-11। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन वाज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन द ईयर 2020 बट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक द लॉन्च हैड डिलेड एंड 2020 में ये भी जाएगा। और दिस मिशन है तो स्टडिंग सोलर कोरोना, ये कोरोना आपका ये वाला कोरोना कोविड वाला कोरोना नहीं है, सोलर का सबसे सन का सबसे बाहरी जो चमकीला जो आवरण होता है उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। तो वहाँ पे जाके उनके IR बैंड के बारे में पता करेगा। उसके बाद रिसैट की बात करें, रिमोट, ठीक है, रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट, रिसैट का मतलब होता है, ठीक है, रिमोट मतलब होता है दूर से, इमेजिन मतलब होता है फोटो खींचना, सैटेलाइट, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन द 2001 बाई इसरो। और रडार इमेजिंग सैटेलाइट या रिमोट रेंज दोनों बोल सकते हैं आपको, ठीक है। टर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ इट इज लैंड बेस्ड मिशन टू टेरेन मैपिंग के लिए और लैंड, ओशियन और वाटर सरफेस पर सॉइल मॉइस्चर पता करने के लिए। ये आपका ऊपर से फोटो खींच के एक मैप बनाता है। उसके बाद बात करें निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निसार किसका कोलैबोरेशन है, तो ये आपका माफ़ कीजिएगा नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बोल दिया जो कोलैबोरेशन वाले सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन द ईयर 2020 और विद नासा के साथ। इट एम टू स्टडिंग एट ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज इन द नेशनल डिजास्टर। फर्स्ट डुअल बैंड L&S रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इन्वायरमेंट चेंज के लिए निसार यूज होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज के लिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं मंगलयान की, थोड़ी बात कर लेते हैं मंगलयान-2। तो मंगलयान-2 जो है मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM-2 2014 में जो लॉन्च हुआ था, मंगलयान-1 उसी का ये सक्सेसर है। देखिए आप दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, आपका जो एक है चंद्रयान और एक है आपका मंगलयान। मंगल जो है मार्स के लिए है,
ठीक है, ये सक्सेसफुल हुआ था 2014 में जिसमें मूवी आई है, और 2024 में इसको लॉन्च होने की उम्मीद है, और इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये पता करेगा आपका लैंडर और रोवर से ये भी मिलकर बना होगा, और मंगल ग्रह, जैसे चांद पे हम लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रयान से, उस तरह मंगलयान से हम मंगल पर लैंड करने की, मार्स पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करें शुक्रयान, नाम से ही पता चल रहा है शुक्र से रिलेटेड है। द इंटरप्लेनेटरी मिशन एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन 2025 बाई इसरो इन कोलैबोरेशन में CNES, फिर सेम इंपॉर्टेंट, CNES कहाँ की एजेंसी है? ये फ्रांस की एजेंसी है, ठीक है। तो आपका इसरो और फ्रांस की एजेंसी मिलकर शुक्रयान लॉन्च करेंगी, इसरो और फ्रांस की एजेंसी मिलकर शुक्रयान लॉन्च करेंगी। इट इज़ प्रपोज्ड मिशन टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट वीनस कहते हैं, और सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आप बताइएगा हमें कि सब सन के सबसे पास तो आपका मार्स पड़ता है, क्या पड़ता है बताइए आप लोग? मार्स पड़ता है क्या? सन के सबसे पास का कौन सा मिशन पड़ता है? मरकरी पड़ता है, ठीक है। मरकरी सबसे सूर्य के पास है, लेकिन सबसे गर्म प्लैनेट वीनस होता है। क्यों? रीजन चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा कि मरकरी तो सबसे पास है लेकिन वीनस सबसे गर्म क्यों होता है? कमेंट सेक्शन में चलिए बताइएगा, ठीक है। तो शुक्रयान जो आपको याद रखना है, इसमें फ्रांस और इसरो का एक कंबाइंड मिशन है। इसके बाद हम बात करें ये क्वेश्चन MPPSC 2020, जिसका पेपर आप लोगों ने शायद दिया है प्री में, क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत करके DRDO लगा के चले आए थे, ठीक है। इस व्योम मित्र जो लेडी रोबोट है जो गगनयान मिशन में जाएगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था। फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट है, ये फीमेल है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम व्योम मित्र है, और ये आपका ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए बनाई गई है। ये हाफ ह्यूमनॉइड, हाफ ह्यूमन मतलब रोबोट है भी है, और साथ में ये ह्यूमन जैसी मिलती जुलती है, ठीक है, ह्यूमन जैसी मिलती है। एंड हर बॉडी स्टॉप्ड एट अ टॉर्सो एंड हैज नो लेग्स, इसके पैर नहीं है, ठीक है, ये टॉर्सो के बल चलती है। और सी इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग पैनल ऑपरेशन, परफॉर्मिंग एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। फंक्शन कन्वर्जन एंड एस्ट्रोनॉट रिकॉग्नाइज देम एंड सॉल्विंग देयर क्वेरी, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें सब कुछ फीड किया गया। इसके अलावा जब भी इन्वायरमेंट चेंज होगा आपका केबिन के अंदर, जिस स्पेस केबिन में लोग बैठ के जाते हैं, उनमें कभी भी कोई दिक्कत होगी तो पहले से वार्न कर देगी और उसको क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है बताएगी। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, और जो क्वेश्चन का आंसर पूछे उसे देने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।